हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कर से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, किसी देश की संपन्नता एवं अच्छे पर्यावरण के लिए न्यूनतम कितना % भाग पर वन होना चाहिए। किसी भी देश की संपन्नता एवं अच्छे पर्यावरण के लिए न्यूनतम कितने % पर वनों का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। लगभग 33% पर वनों का होना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, तेल उत्पादक वृक्ष। नीम जिसे बोलते हैं, एजार्टी, रेक्टिन इंडिका, करंज है, महुआ है, इन सभी से तेल उत्पादन होता है, यानी सभी तीनों तेल उत्पादक वृक्ष हैं, नीम, महुआ, करंज। अगला प्रश्न देखेंगे, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए बदलती जलवायु एवं परिवेश में सर्वाधिक उपयुक्त एवं स्मार्ट पद्धति क्या है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए बदलती जलवायु एवं परिवेश में सर्वाधिक उपयुक्त एवं स्मार्ट पद्धति उसे बोलते हैं प्रिसीजन फार्मिंग या प्रिसीजन खेती। अगला प्रश्न है, प्रिसीजन खेती है, प्रिसीजन खेती क्या एक टेक्निक है या कृषि उपकरण कोई है, कृषि प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रिसीजन खेती या फार्मिंग एक एग्रीकल्चरल प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला प्रश्न है, प्रिसीजन खेती में प्रयोग किया जाता है। प्रिसीजन खेती में क्या प्रयोग करते हैं, जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रिसीजन फार्मिंग में जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, ये इन सभी चीज़ों का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रिसीजन खेती के अन्य नाम है। प्रिसीजन खेती के अन्य नाम क्या हैं। इसे जीपीएस फार्मिंग भी बोलते हैं, स्मार्ट फार्मिंग भी बोलते हैं, साइबर फार्मिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। प्रिसीजन फार्मिंग आल्सो नोन एज जीपीएस फार्मिंग, स्मार्ट फार्मिंग, साइबर फार्मिंग, एटीसी। अगला प्रश्न है, बाजरे की फसल में अर्गट नामक फफूंद जनित बीमारी वाले दानों में निम्न जहरीला पदार्थ होता है जिसके खाने से मनुष्य या पशु बीमार हो जाते हैं। बाजरे में जो अर्गट रोग होता है उसमें अर्गट रोग के कारण जो दानों में अर्गोटीन नामक पदार्थ जहरीला पदार्थ बन जाता है, उसके खाने से पशु तथा मनुष्य बीमार हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है, अर्गट से अर्गोटीन। अगला प्रश्न देखेंगे, केल क्रॉप्स का कोल शब्द कोलवेंट से लिया गया है। जो केल क्रॉप्स या कोल क्रॉप्स होते हैं का शब्द जो है कोलवर्ट से लिया गया है, जो निम्न का पूर्वज है। कोल शब्द कोलवर्ट से लिया गया है, जो किसका पूर्वज है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, जंगली पत्ता गोभी का पूर्वज है कोलवर्ट। अगला प्रश्न है, एलिलोपैथी शब्द किसके द्वारा दिया गया। हैंस मोलिस्क, बिल्ले, एंड्यूज, रेयर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एलिलोपैथी जो वर्ड है वो हैंस मोलिस्क के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, बेर प्लस ग्वार सहफसली पद्धति उपयुक्त है। जो बेर प्लस ग्वार है सहफसली पद्धति उपयुक्त है किन क्षेत्रों के लिए, मरुस्थलीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बेर प्लस ग्वार सहफसली पद्धति जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, कृषि वानिकी में सबसे अधिक प्रचलित हुई। कृषि वानिकी सबसे अधिक कहाँ पर प्रचलित हुई, यूपी में, राजस्थान में, असम में, हरियाणा में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा में जो कृषि वानिकी है सबसे अधिक प्रचलित हुई। अगला प्रश्न है, एग्रो फॉरेस्ट्री वुड की सर्वाधिक फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं। जो एग्रो फॉरेस्ट्री वुड है उसकी सर्वाधिक फैक्ट्रियां, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यमुनानगर हरियाणा में एग्रो फॉरेस्ट्री वुड की सर्वाधिक फैक्ट्रियां। अगला प्रश्न है, विलायती बबूल जिसे बोलते हैं प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा की किन भूमियों में उगाने के लिए संतुष्ट है। जो विलायती बबूल होता है इसे बोलते हैं प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, किन भूमियों में उगाने के लिए उपयुक्त है या संतुष्ट है, जल प्लावित, शुष्क, लवणीय क्षारी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, लवणीय क्षारी जो सॉइल होती हैं और उसमें विलायती बबूल उगाने के लिए उपयुक्त रहता है। अगला प्रश्न है, नीम किस प्रदेश का राज्य वृक्ष है। नीम किस प्रदेश का राज्य वृक्ष है, मध्य प्रदेश, असम, यूपी, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश का जो नीम है वो राज्य वृक्ष माना जाता है। अगला प्रश्न है, नीम में औषधीय गुण, कीटनाशक एवं कवकनाशक के रूप में पाया जाने वाला पदार्थ। नीम में औषधीय गुण या कीटनाशक या फंजीसाइड के रूप में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, उसे बोलते हैं एजेडिरेक्टिन। नीम में एजेडिरेक्टिन नामक पदार्थ पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कृषि वानिकी के अंतर्गत वृक्षों के छाये में उगाने हेतु उपयुक्त फसलें।
कृषि वानिकी के अंतर्गत छाया में उगाने वाले फसलें कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त हैं? लहसुन, प्याज, गेहूं, धान, अदरक, हल्दी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अदरक, हल्दी जो हैं उनको हम एग्रो फॉरेस्ट्री में छायादार वृक्षों के नीचे भी उगा सकते हैं, अच्छा प्रोडक्शन देती है हल्दी और अदरक। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला प्रश्न है, शीघ्र ही राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का गठन हुआ। राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का गठन कब हुआ था? 2008 में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का गठन 2008 में हुआ। अगला है, मैजिक ट्री या जादुई वृक्ष अपने बहुउपयोगों के कारण कहा जाता है। जो मैजिक ट्री या जादुई वृक्ष है अपने बहुउपयोगों के कारण क्या कहा जाता है? उसे शुभ-बबूल बोलते हैं। शुभ-बबूल को मैजिक ट्री या जादुई वृक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है, 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व वानिकी दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस जो होता है 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, पर्यावरण दिवस 5 जून। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून होता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण वानिकी या रूरल फॉरेस्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या प्राप्त करना होता है? जो रूरल फॉरेस्ट्री होती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है जलाऊ लकड़ी या चारा प्राप्त करना। एग्रो फॉरेस्ट्री या रूरल फॉरेस्ट्री जो होती है ग्रामीण वानिकी उसका मुख्य उद्देश्य जलाऊ लकड़ी या चारा प्राप्त करना होता है। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वन महोत्सव प्रतिवर्ष जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 राइट है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कजरी यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? राजस्थान जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान जोधपुर में है। अगला प्रश्न है, घास रोपण विज्ञान कहलाता है। घास रोपण विज्ञान को बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी। घास रोपण विज्ञान एग्रोस्टोलॉजी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि वानिकी में सभी कृषिगत का प्रबंधन किए जाते हैं। कृषि वानिकी में जो सभी कृषिगत प्रबंधन है किसके अनुसार किए जाएंगे? फसल के अनुसार, वृक्षों के अनुसार, या दोनों, या कोई प्रबंधन नहीं? कृषि वानिकी में हम फसल के अनुसार जो है सभी कृषिगत क्रियाएं करते हैं, उनका मैनेजमेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, पॉपुलर के साथ खेती के लिए उपयुक्त फसलें। पॉपुलर के साथ खेती के लिए उपयुक्त फसलें कौन सी हैं? पॉपुलर के साथ मुख्य रूप से गेहूं उगाते हैं और गन्ना भी उगा सकते हैं। पॉपुलर के साथ खेती के लिए उपयुक्त फसलें गेहूं गन्ना हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला प्रश्न है, कृषि वानिकी के लाभ हैं। कृषि वानिकी से क्या लाभ होते हैं? मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन कम होता है, ईंधन प्राप्त होता है, चारा प्राप्त। तो उपरोक्त सभी ये सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। कृषि वानिकी के लाभ ये सभी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पॉपुलर का सर्वाधिक उपयोग निम्न के निर्माण में होता है। रेशा, प्लाईबोर्ड, माचिस, इमारतें। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पॉपुलर का सर्वाधिक उपयोग प्लाईबोर्ड के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट है। अगला प्रश्न है, वनों को किस अत्याधुनिक महत्वपूर्ण भूमिका या पहचान में जाना जाने लगा है? वनों को किस अत्याधुनिक महत्वपूर्ण भूमिका में पहचानने लगे हैं? पॉल्यूशन सिंक के रूप में। वनों को हम पॉल्यूशन सिंक यानी प्रदूषण को कम करते हैं, सोख लेते हैं, उसके रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है वनों की। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉपिसिंग शब्द का अर्थ है। कॉपिसिंग शब्द का क्या अर्थ है? वृक्षों का फूलना, वृक्षों को भूमि के निकट से एक समान ऊंचाई पर काटना, बीच बीच में वृक्षों को काटने में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कॉपिसिंग का अर्थ होता है बीच बीच से वृक्षों को काटना, कॉपिसिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, फसलों के साथ जंगली वृक्षों को इस प्रकार उगाना जिससे भूमि विकास सुधार प्रमुख उद्देश्य हो। फसलों के साथ जंगली वृक्षों को इस प्रकार उगाना जिससे भूमि का सुधार प्रमुख उद्देश्य हो, क्या कहलाएगा? एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, हार्टिकल्चर। तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किन वन वृक्षों को पानी के अत्यधिक अवशोषण एवं उत्सर्जन है जाना जाता है? किन वन वृक्षों को पानी के अत्यधिक अवशोषण एवं उत्सर्जन हो जाना जाता है? उसे बेर बोलते हैं। बेर जो वन वृक्ष है पानी को अत्यधिक अवशोषित एवं उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न है, किस उपयोगिता क्षमता वर्ग की भूमियां एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए उपयुक्त नहीं है?
7 से 8 जो क्षमता वर्ग की सॉइलें होती हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व के कुल वनों का कितना % क्षेत्रफल है? भारत में विश्व के कुल वनों का लगभग 1.2% क्षेत्रफल है। भारत में विश्व के कुल वनों का लगभग कितना % है? 1.2% क्षेत्रफल है इंडिया में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्र प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है? ऐसा कौन सा देश है जिसका जो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वनों के अंतर्गत आता है % के अकॉर्डिंग? इंडिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जापान। जो जापान है उसका भौगोलिक क्षेत्र का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल प्रतिशत है वो वनों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। अगला प्रश्न है, शिफ्टिंग या झूम खेती भारत में प्रचलित है। जो शिफ्टिंग या झूम खेती है भारत में प्रचलित है किन क्षेत्रों में? उत्तर पूर्वी राज्यों में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होती है, झूम खेती, उत्तर पूर्वी राज्यों में भारत के होती है। अगला प्रश्न है, शिफ्टिंग या झूम खेती से विनाश होता है? शिफ्टिंग या झूम खेती से जंगलों का विनाश होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। शिफ्टिंग या झूम खेती में जो है कि जंगलों को साफ करके खेती की जाती है, जिससे क्या होता है सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो दूसरे स्थान पर लोग खेती करने लगते हैं। इसे ही शिफ्टिंग या झूम खेती कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है, जिसमें जंगलों का विनाश होता है। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर कहलाता है। सिल्वीकल्चर क्या कहलाता है? वृक्षों की खेती, दलहनी खेती, मछली पालन, लाख कीट। तो इसको बोलेंगे जो सिल्वीकल्चर होता है वो वृक्षों की खेती होता है। मछली पालन जो होता है पीसी कल्चर उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है, वृक्षों की खेती सिल्वीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है, फसल के साथ वृक्ष, चारे एवं पशुपालन आदि हेतु भूमि का स्थायी प्रबंधन या मैनेजमेंट करने की प्रणाली है। फसल के साथ वृक्ष, चारा एवं पशुपालन आदि हेतु भूमि का स्थायी मैनेजमेंट एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत फसल के साथ चारा, पशुपालन, वृक्ष तथा भूमि का स्थायी मैनेजमेंट किया जाता है। अगला प्रश्न है, खेत या फार्म के चारों ओर उगाने के लिए उपयुक्त वृक्षों की प्रजाति। खेत या फार्म के चारों ओर कौन से वृक्ष हम उगा सकते हैं? आम, आंवला, अमरूद है, बेर, महुआ, नीम, पॉपुलर, यूकेलिप्टस, सुबबूल। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अगला प्रश्न देखेंगे, थोड़ा डाउट वाला है। कृषि वानिकी वृक्षों की प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। कृषि वानिकी वृक्षों की प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? अधिक एवं लंबी शाखाएं, छोटी एवं कम शाखाएं, धीरे बढ़ने वाली या भूमि से धीमी दर से पोषक प्राप्त करने वाली। तो कृषि वानिकी के अंतर्गत वृक्षों की महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए कि वो छोटी एवं कम शाखाएं वाली हों, जिससे क्या हो फसल पर ओछां कम लगे, छाया कम लगे, जिससे क्या होता है फसल पर ज़्यादा फर्क ना पड़े। कृषि वानिकी वृक्षों की मुख्य विशेषता होनी चाहिए कि वो छोटे हों और कम शाखाएं उसमें हों। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट है। अगला प्रश्न है, पीसी कल्चर का अर्थ होता है। पीसी कल्चर बोलते हैं मछली पालन को, एपीकल्चर बोलते हैं मधुमक्खी पालन को। ऑप्शन नंबर इसमें 4 राइट है, पीसी कल्चर मछली पालन। अगला प्रश्न है, कृषि वानिकी के अंतर्गत प्रोटीन युक्त दलहनी घासें हैं। कृषि वानिकी के अंतर्गत प्रोटीन युक्त दलहनी घास कौन सी है? ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टाइलोसिंथस जो है वो दलहनी घास है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। अगला प्रश्न है, इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है झांसी में अवस्थित है। इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, झांसी में राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कूटों को सुमेलित करना है। जो इंदौर विधि है, बंगलोर विधि है, नाडेप विधि, सभी कंपोस्ट खाद तैयार करने की विधियां हैं, इनको सुमेलित करना है। जो इंदौर विधि है उसकी खोज या जनक बोल सकते हैं वो CN आचार्य ने की थी। इंदौर विधि जो है उसको सर हार्वर्ड ने दिया था, बेंगलोर विधि को CN आचार्य ने दिया, और नाडेप जो थी वो नारायण देव राव पंधारी पांडे, और जैविक खेती टास्क फोर्स जो है वो कुंवर जी भाई यादव से संबंधित है। इंदौर विधि दी है CN
और सर हावर्ड ने, बेंगलोर विद दी है CN आचार्य ने, नाडिप दिया है नारायण देवराव पंधारी पांडे, और जैविक खेती टास्क फोर्स दिया है ऑप्शन नंबर 4 डी का 1 हो जा, डी जो है कुंवर जी भाई यादव। अगला प्रश्न है फेरोमोन प्रपंच इधर दिए और NPV बीविल नियंत्रण नीम कीटनाशी ये सभी दिए हुए हैं, इसमें कौन से कीट से संबंधित है उसको मैच करना है। तो इसमें जो फेरोमोन प्रपंच होते हैं उसको किसके मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं, जो फेरोमोन प्रपंच है वो नर कीट को मैनेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा, फेरोमोन प्रपंच पहले का। ऑप्शन नंबर बी है कि NPV वायरस जो होता है, NPV वायरस का यूज करते हैं हम चने का जो फली बेधक इंसेक्ट होता है उसके मैनेजमेंट में। और जो बीविल द्वारा नियंत्रण हम करते हैं किसका, बीविल के द्वारा हम जलकुंभी का नियंत्रण करते हैं। और जो नीम कीटनाशी होते हैं उनके द्वारा हम सूत्रकृमि का मैनेजमेंट करते हैं। नीम कीटनाशी के द्वारा सूत्रकृमि का मैनेजमेंट, बीविल द्वारा जलकुंभी का मैनेजमेंट, और NPV वायरस के द्वारा चने का फली बेधक और फेरोमोन प्रपंच जो होते हैं नर कीट का मैनेजमेंट करते हैं। अगला प्रश्न है गन्ना के ट्रिप क्रॉप दी हो, कीट एवं बीमारी दी हुई हैं, किस बीमारी को मैनेजमेंट के लिए कौन सी क्रॉप उगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसमें गन्ना के साथ ज्वार क्यों उगाते हैं, जब हम गन्ना के साथ ज्वार उगाएंगे तो जो गन्ने का तना छेदक होता है वो कम लगता है या उसका मैनेजमेंट हो जाता है। A3 ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धान के साथ ढैंचा उगाएंगे तो किस कीट या बीमारी का प्रकोप कम होगा। धान के साथ अगर ढैंचा उगाते हैं तो जो धान का टुंगरू वायरस डिजीज होता है उसका वो कम लगता है, उसका मैनेजमेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी है कपास के साथ भिंडी उगाएंगे तो कपास का गुलाबी कीट जो होता है उसका मैनेजमेंट हो जाता है। और परवल के साथ अगर गेंदा उगाएंगे तो डी का हो जाएगा इसमें 2, यानी सूत्रक्रम, परवल के साथ गेंदा उगाने पर सूत्रक्रम का मैनेजमेंट हो जाता है। गन्ना के साथ ज्वार की अगर ट्रैप क्रॉप उगाएंगे तो गन्ने के साथ ज्वार तो गन्ने का तना छेदक, धान के साथ ढैंचा तो टुंगरू वायरस धान का, कपास के साथ भिंडी तो गुलाबी कीट कपास का, परवल के साथ गेंदा तो सूत्रक्रम का मैनेजमेंट हो जाएगा। निमाटोड भी बोलते हैं सूत्रक्रम को। अगला प्रश्न है भारत में फास्फोरस घोलने वाले सूक्ष्म जीव बाजार में निम्न नाम से उपलब्ध हैं। भारत में फास्फोरस घोलने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं किस नाम से बाजार में उपलब्ध हैं, माइक्रोफास, सुपरफास, फास्फोबैक्टीरिया। तो ये सभी राइट हैं। भारत में फास्फोरस घोलने वाले सूक्ष्म जीव माइक्रोफास, सुपरफास और फास्फोबैक्टीरिया आदि नामों से उपलब्ध है। अगला प्रश्न है भूमि में फास्फोरस को घोलने वाले कवकों में मृदा में सर्वाधिक संख्या पाई जाने वाले वेम जीनस हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो ग्लोमस स्पीसीज हैं वो में घोलने वाले जो फास्फोरस हैं उनकी सर्वाधिक संख्या है ग्लोमस स्पीसीज की। अगला प्रश्न है वर्तमान में अनेक कीटों में नियंत्रण हेतु सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया जाने वाला सूक्ष्म जीव है। वर्तमान समय में अनेक कीटों के मैनेजमेंट हेतु सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया जाने वाला सूक्ष्म जैविक कीटनाशी है, उसे बोलते हैं बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस। अधिकतर कीटों के जैविक मैनेजमेंट में हम बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है व्हाइट ग्रब इंसेक्ट के मैनेजमेंट के लिए किसका हम यूज करेंगे, कौन सा जीवाणु यूज करेंगे। व्हाइट ग्रब कीट के मैनेजमेंट के लिए ऑप्शन नंबर 3 बी पोपिलियलिस जो है उसका मैनेजमेंट करता है ये व्हाइट ग्रब कीट का, बी पोपिलियलिस। अगला प्रश्न है कार्बनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के वाणिज्य विभाग ने किस प्रोग्राम को वर्ष 2000 में लॉन्च किया। कार्बनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के वाणिज्य विभाग ने NPOP प्रोग्राम को स्टार्ट किया था सन 2000 में। अगला प्रश्न है मैच करना इसमें आधुनिक जैविक कृषि के जन्मदाता NPOP की स्थापना, होमा फार्मिंग का मानकीकरण, बायोडायनेमिक फार्म की स्थापना। तो इसमें जो आधुनिक जैविक कृषि है उसके जन्मदाता हैं सर अल्बर्ट हावर्ड हैं। आधुनिक जैविक कृषि के जन्मदाता सर अल्बर्ट हावर्ड। NPOP की स्थापना जो 2000 में की गई थी भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के द्वारा, और जो होमा फार्मिंग का मानकीकरण है उसको किया था गजानन महाराज ने।
होमम फार्मिंग का मानकीकरण गजानन महाराज। बायोडायनेमिक फार्म की स्थापना रुडोल्फ स्टीनर। बायोडायनेमिक फार्म की स्थापना रुडोल्फ स्टीनर। अगला प्रश्न देखेंगे, ऊसर दलदली एवं जलमग्न भूमियों हेतु उपयुक्त हरी खाद फसल है। ऊसर दलदली एवं जलमग्न भूमियों हेतु हरी खाद की उपयुक्त फसल कौन सी है? ढैंचा जो है ये दलदली, ऊसर या जलमग्न भूमियों के लिए उपयुक्त हरी खाद की फसल है। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वाधिक मात्रा में भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली फसल है। कौन सी जो लेग्यूम क्रॉप है सर्वाधिक मात्रा में भूमि में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगी? वो सीएनजी है। निम्नलिखित में से सीएनजी जो क्रॉप है नाइट्रोजन का सर्वाधिक फिक्सेशन करने वाली लेग्यूम क्रॉप है। अगला प्रश्न है, दलहनी फसल के लिए उपयोगी है। दलहनी फसलों में हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं? जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है दलहनी फसलों के लिए यूज करते हैं। जो एजोस्पाइरिलम है वो अन्न वाली फसलों के लिए होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र जीवी वायवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला तथा सब्जियों के लिए विशेष उपयोगी जैव उर्वरक एजोक्टोबैक्टर। एजोक्टोबैक्टर जो है एक स्वतंत्र जीवी है, वायवी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला है तथा सब्जियों के लिए विशेष उपयोगी जैव उर्वरक है, एजोक्टोबैक्टर वो है। अगला प्रश्न है, अनाज वाली फसलों के लिए सर्वोत्तम जैव उर्वरक है। अनाज वाली फसलों के लिए जो है एजोस्पाइरिलम जो है अनाज वाली फसलों के लिए सर्वोत्तम जैव उर्वरक है। जैव उर्वरक का मतलब ही जीवित जीव या बैक्टीरिया होता है। अनाज वाली फसलों के लिए सर्वोत्तम जैव उर्वरक एजोस्पाइरिलम है। अगला प्रश्न है, नील हरित शैवाल सर्वाधिक उपयोगी है। नील हरित शैवाल को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका सर्वाधिक महत्व या उपयोग धान की फसल में होता है। अगला प्रश्न है, दाल वाली फसलों की जड़ों का गुलाबी रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। दाल वाली जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों में जो गुलाबी रंग होता है वो लेग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। अगला प्रश्न है, मृदा का फास्फोरस घोलने वाला सूक्ष्मजीव। मृदा का फास्फोरस घोलने वाला सूक्ष्मजीव स्यूडोमोनास, स्ट्रिएटा, बी पॉलीमिक्सा, ए अवामूरी। तो इसमें सभी राइट हो जाएंगे। ए अवामूरी, बी पॉलीमिक्सा, स्यूडोमोनास, स्ट्राइटा ये सभी फास्फोरस घोलने वाले सूक्ष्म जीव हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के अनुसार सतत हरित कहते हैं यानी सस्टेनेबल ग्रीन रिवोल्यूशन प्राप्त करने हेतु रणनीति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अगर हमें सतत यानी लगातार हरित क्रांति प्राप्त करनी है तो उसकी रणनीति में क्या शामिल नहीं होना चाहिए? रासायनिकीकरण, विविधीकरण हो सकता है, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कृषि संघनीकरण कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें सतत हरित क्रांति के लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो उसमें रासायनिकीकरण सम्मिलित नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जैविक खेती में निम्न पर विशेष जोर दिया जाता है। जो जैविक खेती है उसमें INM यानी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IDM यानी इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, ये सभी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं जैविक खेती में। INM, IPM, IDM ये सभी कॉन्सेप्ट जैविक खेती से रिलेटेड हैं। अगला प्रश्न है, सभी जैविक खादें कहलाती है। सभी जो जैविक खादें होती हैं वो पूर्ण खादें कहलाती हैं। सभी जैविक खादें पूर्ण खादें कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, धान के खेत में नाइट्रोजन की क्षति को बचाने के लिए नाइट्रीकरण अवरोधक पदार्थ है। धान के खेत में नाइट्रीकरण को क्षति से बचाने के लिए क्या करेंगे आप? नीम की खली डालेंगे, करंज की खली, सल्फर कोटिंग, ये सभी कर सकते हैं। धान के खेत में नाइट्रीकरण को क्षति से बचाने के लिए हम नाइट्रीकरण अवरोधक के रूप में करंज की खली, नीम की खली, सल्फर कोटिंग आदि करते हैं। अगला प्रश्न है, जैव पदार्थों के अपघटन में कंपोस्ट बनाने की अवायवीय विधि से निम्न गैस अधिक बनती है जो ओजोन को क्षति पहुंचाती है। जो मीथेन गैस है वो ओजोन को हानि पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, कंपोस्ट बनाने की निम्न में से कौन सी एक विधि महाराष्ट्र के एक किसान नारायण देवराज पंधारी पांडे के द्वारा विकसित की गई? इन नारायण देवराज पंधारी पांडे के नाम पर ही नाड्य विधि जो है डेवलप की गई। एन से नारायण, डी से देवराज, पी से पंधारी पांडे। अगला प्रश्न है, बैंगलोर मेथड जो है वो CN आचार्य से है। अगला प्रश्न है,
केचुए की खाद बनाते समय निम्न प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा केचुए मरने की आशंका रहती है। सब्जी का अवशेष डाल सकते हैं, सूखी पत्ती डाल सकते हैं, फलों के अवशेष डाल सकते हैं, लेकिन ताज़ा गोबर डालेंगे तो केचुए मरने की संभावना रहती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, हरी खाद की फसल की विशेषता होनी चाहिए। हरी खाद की फसलों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए कि वो तेज वृद्धि करें, कोमल तने वाली हों, अधिक जीवांश पदार्थ वाली हों, सभी इसमें राइट हैं। अगला प्रश्न है, इसमें सुमेलित करना है, कृषि योग्य भूमियों में कौन से पौधे उगते हैं। जो कृषि योग्य भूमियां होती है उसमें बथुआ हिरनखुरी होता है। बेकार भूमियों में लंटेना कमेरा और झरबेरे उगते हैं। चरागाह जो भूमियां होती है उसमें दूब घास, मोथा, भादा ये सभी उगते हैं। नहर के आसपास जो है वो पार्थेनियम घास उगेगी, गांजा भांग उगेंगे। अगला प्रश्न है, इसमें भी सुमेलित करना है, जो पार्थेनियम घास है उसको निगम घास बोलते हैं, अमरबेल को डाडर बोलते हैं, ओरोबेंकी को ब्रोम रेप बोलते हैं और स्ट्राइगा को विच वीड। स्ट्राइगा विच वीड कहते हैं, ओरोबेंकी को ब्रूम रेप बोलते हैं, अमरबेल को डाडर और पार्थेनियम को निगम घास बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक खेती में प्रयोग से बचा जाता है। जैविक खेती में किसके यूज से बचा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, रसायनों। जैविक खेती में रसायनों के प्रयोग से बचा जाता है, लेकिन थोड़े बहुत मात्रा में करते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे उत्पादन प्रणाली जिसमें संश्लेषित रसायनों जैसे उर्वरक, व्याधिनाशक एवं खरपतवार नाशक को संतुलित दर से कम मात्रा में प्रयोग करते हैं कहलाती है। लीसा होता है लो एनर्जी इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें ऐसी ही कह सकते हैं, ये उत्पादन प्रणाली जिसमें संश्लेषित रसायनों जैसे उर्वरक, व्याधिनाशक एवं खरपतवार नाशक को संतुलित दर से कम मात्रा में यूज करते हैं। लो एनर्जी इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसमें इसको मैनेजमेंट करना है, जो इसे इधर खरपतवार दिए हुए हैं, इधर इनके जैविक रूप से मैनेजमेंट करने वाले इंसेक्ट दिए हुए हैं, इनको मैनेजमेंट करना है। जो लंटेना कमेरा होता है उसको कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, एग्रोमाइजा लंटेना से। नांगफनी जो होती है, नांगफनी को डेक्टाइलोपियस टोमेंटोसस या टोमेंटोपस होता है इंसेक्ट, वो खाकर इसको नष्ट कर देता है नांगफनी को। जो अमरबेल है वो मेलन ग्रोमाइरा स्पीसीज के द्वारा मैनेजमेंट की जा सकती है। और पार्थेनियम जो होता है घास या गाजर घास जिसे बोलते हैं, कांग्रेस घास बोलते हैं, इसको जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा से हम जैविक रूप से मैनेजमेंट कर सकते हैं। पार्थेनियम जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा और लंटेना होगा एग्रोमाइजा लंटेना, और अमरबेल हो गए मेलन ग्रोमाइरा स्पीसीज, नांगफनी डेक्टाइलोपियस टोमेंटोसस या पस। अगला प्रश्न है, इधर फसलें दी हूँ, उधर उसके खरपतवार दिए हुए हैं। धान में जंगली धान खरपतवार होता है, गेहूं में फेलिस माइनर गेहूं का मामा, जौ में जंगली जई, बरसी में कासनी होती है। अगला प्रश्न है, इसको मैनेजमेंट करना, इधर खरपतवार दिए हुए उधर उनके कुल दिए हुए हैं। इसमें जो फेलिस माइनर या गेहूं का मामा है वो ग्रेमनिया पोएसी से संबंधित है। जो पार्थेनियम घास होती है, गाजर घास या कांग्रेस घास, वो कंपोजिटी से संबंधित है, कंपोजिटी परिवार से। सेंजी कान्वोकुलेसी या कान्वोबुलेसी या कुलेसी फैमिली संबंधित है। और सेंजी जो है लेगुमिनेसी और हिरनखुरी जो है कान्वोबुलेसी से है। फेलिरिस माइनर ग्रेमनिया पोएसी, पार्थेनियम कंपोजिटी, सेजी लेग्यूम क्रॉप है या वीड कह सकते हैं, हिरनखुरी कान्वोबुलेसी। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें फसल और खरपतवार दिए हुए कौन सा मैनेजमेंट नहीं करते हैं। जो में जंगली जई होती है, बथुआ नहीं होता है। बाकी बरसी में कासनी, धान में काइनोकुला कुर्सगेला या कोलोनम, गेहूं में फेलिस माइनर सभी खरपतवार होते हैं। इसमें 4 वाला जो मैंने लास्ट वाला है वो सही नहीं है, जो में जंगली जई होती है। अगला प्रश्न है, निम्न इधर फसल दें उधर उनके खरपतवार दिए हुए हैं, इसमें कौन सा सही नहीं है। तंबाकू में ओरोबेंकी लगता है, अलसी में अमरबेल लगता है, टमाटर में ओरोबेंकी, लेकिन गेहूं में हिरनखुरी नहीं होता है। अगला प्रश्न इसमें है कि कांस में प्रकीर्णन किसके द्वारा होगा, वायु के द्वारा, गोखरू में जानवरों द्वारा, जलकुंभी में जल द्वारा, लेकिन फेलिस माइनर में चिड़ियों द्वारा नहीं होता है, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, खरपतवार और पुनर्जनन मेथड। बथुआ में जड़ द्वारा पुनर्जनन नहीं होता है, दूब घास में तने के द्वारा पुनर्जनन, कांस में स्टोलन के द्वारा, मोथा में नट द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।